नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है न्यूज नाइट का। अगले 1 घंटे में न्यूज नाइट में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे। हालांकि जो नया संसद भवन है उसका लोकार्पण 28 मई को होगा, लेकिन अंदर से कैसा दिखता है ये संसद भवन, कैसे इसके आसपास का पूरा जो है पूरा उसके आसपास का चित्र कैसा है, इस सब को आज साझा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो फिल्म के जरिए। तो पहली बार एक तरह से नई संसद का जो वीडियो है वो पब्लिक डोमेन में आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का हर व्यक्ति गौरवान्वित है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्योंकि विपक्ष अब भी लगातार इस बात पर अड़ा है। विपक्ष की 20 पार्टियां इस बात पर अड़ी हैं कि वो संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगी, बॉयकॉट करेंगी। लेकिन अब तक बात जो संसद के लोकार्पण कार्यक्रम के बहिष्कार की थी, वो बात अब संगुल पर संग्राम तक पहुंच गई है। क्योंकि सेंगोल पर भी अब राजनीति हो रही है। सेंगोल को लेकर भी आज बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जो सेंगोल है इसका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने इसका जो पूरा इतिहास है वो अलग अलग तरीकों से साझा करना शुरू किया। तो ये राजनीति देश में चल ही रही है, सियासत चल ही रही है, और इसके अलावा देश और दुनिया की और भी तमाम बड़ी अहम खबरें, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। सेंगोल का इतिहास भी आपको बताएंगे, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किए नए संसद भवन का वीडियो। नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित और वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है नई इमारत। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद का नया भवन हर भारतीय को गर्व से भर देगा। वीडियो को साझा करने का भी किया आह्वान। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने संसद की नई इमारत की भव्यता को सराहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, नई इमारत है स्वागत योग्य। बसपा, जेडीएस, बीजेडी समेत 2 दर्जन से अधिक दल शुभारंभ समारोह का बनेंगे हिस्सा। सेंगोल पर राजनीति को लेकर बुरी तरह से घिरी कांग्रेस। ऐतिहासिक तथ्यों को नकारने पर हुई चौतरफा आलोचना। गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से इतनी नफरत क्यों करती है कांग्रेस? सेंगोल के इतिहास से जुड़े मठ थिरुवदुथुराई अधिनम ने भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नए संसद भवन के शुभारंभ पर सियासत के सभी दांव हुए फेल। सुप्रीम कोर्ट ने उद्घाटन से जुड़ी याचिका को सुनने से किया इनकार। सरकार ने विरोध करने वाले दलों से समारोह में शामिल होने की फिर की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऐसे मुद्दों पर न हो राजनीति। मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस द्वारा पूछे गए 9 सवालों पर भाजपा का जोरदार पलटवार। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सवालों को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा, आकाश से पाताल तक भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस को आरोप लगाने का नहीं है अधिकार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस को नहीं दिखाई देता विकास। शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच पर स्टे नहीं। अदालत ने जुर्माने पर लगाई रोक। केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 27 मई को सरकार की उपलब्धियों पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉन्क्लेव में होगा आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहेंगे मौजूद। एचएस प्रणय और पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। क्वार्टर फाइनल में दोनों ही खिलाड़ियों ने दर्ज की संघर्षपूर्ण जीत। श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में मिली शिकस्त।
और अब न्यूज नाइट में सभी खबरें विस्तार से। 28 मई को पूरी दुनिया एक बार फिर नव भारत के नव उत्कर्ष की साक्षी बनेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नई संसद नए भारत के सृजन का संकल्प है, तो नई संसद नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद के लोकार्पण को हर एक भारतीय के लिए गौरव का क्षण बताया। नई संसद की एक झलक को एक ट्वीट के माध्यम से साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संसद का नया भवन हर एक भारतीय को गर्व से भर देगा। इस वीडियो में इस प्रतिष्ठित इमारत की कुछ झलकियां हैं। उन्होंने लिखा, मेरा विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को अपनी आवाज और अपने मनोभावों के साथ साझा करें, जिनमें से कुछ को मैं रीट्वीट भी करूंगा। ट्वीट में #MyParliament_MyPride लिखना न भूलें। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस के बहिष्कार और सेंगोल पर उठाए गए सवाल पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की हताशा साफ तौर पर देखी जा सकती है। भाजपा ने सेंगोल को लेकर कांग्रेस के दुष्प्रचार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति का विरोध बताया। लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत के शुभारंभ पर राजनीति कर रही कांग्रेस शुक्रवार को हताशा में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। कांग्रेस ने न केवल स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों को नकार दिया, बल्कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल के इतिहास को ही खारिज करने की कोशिश कर डाली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके यह कह दिया कि इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। कांग्रेस के इस बयान पर सरकार ने तुरंत और जोरदार पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। स्वयं एक पवित्र शैव मठ थिरुवत्थुरई अधीनम ने भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधीनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंगोल को लेकर कांग्रेस की राजनीति पर करारा हमला बोला। उन्होंने अमेरिकी पत्रिका टाइम का 1947 का अंक सबूत के तौर पर पेश करते हुए कहा कि विरोध का नाटक करके कांग्रेस खुद पंडित नेहरू का भी विरोध कर रही है। जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है, और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सेंगोल को लेकर कांग्रेस के दुष्प्रचार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति का विरोध बताया। सेंगोल जो दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है भारत के इतिहास की, वो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और वो पड़ी हुई थी इलाहाबाद के म्यूजियम में, क्यों नहीं खोज खबर दी गई। आज देश ने खोज खबर ली, आज मोदी जी ने खोज खबर ली, और आज भारत की वो महान धरोहर को उसी आध्यात्मिक आदर के साथ संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर अपने इतिहास से ही चिढ़ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। वो ट्रांसफर ऑफ पावर के इस सिंबल को भारत की संवैधानिक धरा पर क्या ये सिंबल विशेषता रखता है, इसको और न्याय संगत तरीके से इतिहास के इस पन्ने को वर्तमान में उजागर करने की सरकार के प्रयास के ऊपर राजनीति करेंगे। ये उनका स्वभाव है, ये उनका अधिकार है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतीक की शान लौटा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इसका अपमान किया है। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि उस राजवंश के विपरीत जिसने भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतीक सिंगोल को एक व्यक्ति की चलने की छड़ी के रूप में प्रदर्शित करके उसका अपमान किया, प्रधानमंत्री मोदी जी नए संसद भवन में इसे गौरवपूर्ण स्थान देकर इसकी शान लौटा रहे हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा को बढ़ाने के लिए हर भारतीय पीएम मोदी जी का आभारी है। भाजपा के सूचना तकनीक विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सिंगोल को सौंपे जाने संबंधी तस्वीर सबूत सहित साझा करते हुए कांग्रेस के दुष्प्रचार की आलोचना की। उधर थिरुवत्थुरई अधीनम ने भी कांग्रेस द्वारा सिंगोल के इतिहास को ही नकारे जाने को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अपने वक्तव्य में थिरुवत्थुरई अधीनम ने कहा कि हमारे अपने रिकॉर्ड सहित कई स्रोतों से साबित है कि हमें सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में एक अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। नेहरू को सिंगोल भेंट करने वाले स्वामी ने भी स्पष्ट किया था कि यह स्वशासन का प्रतीक है। इसे फर्जी या झूठा कहना हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश करना और राजनीति की खातिर सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सिंगोल के उपयोग के महत्व को कम करने का प्रयास बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किए जाने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सिंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। ये वही सिंगोल है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को अपने आवास पर तमिलनाडु के थिरुवत्थुरई अधीनम से विशेष रूप से पधारे अधीनमों से ग्रहण किया था। संसद के नए भवन के शुभारंभ के अवसर पर अधीनम उस समारोह की पुनरावृत्ति करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को सिंगोल प्रदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद की नई इमारत के शुभारंभ समारोह के बहिष्कार का आह्वान कर कांग्रेस खुद फंसती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की नई इमारत से जुड़ी एक याचिका को खारिज करके पूरे मामले की हवा निकाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल की गई। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर विपक्ष के विरोध की सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की नई इमारत के शुभारंभ से संबंधित दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम जानते हैं कि ये याचिका क्यों दाखिल की गई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा। इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। याचिका में शीर्ष अदालत ने नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। इस तरह नई संसद के उद्घाटन विवाद से जुड़ी याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया। विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान के बीच 25 राजनीतिक दलों ने इस समारोह का हिस्सा होने की बात कही है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है। भाजपा के अलावा अन्ना द्रमुक, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना के शिंदे गुट, एनपीपी और एनपीएफ सहित एनडीए में कई दलों ने रविवार को समारोह में भाग लेने की पुष्टि की। बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी और जनता दल सेक्युलर, टीडीपी और वाईएसआरसीपी सहित कई अन्य दल भी मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा की है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बहिष्कार कर रहे राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें।
और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बॉयकॉट की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को वंशवाद से प्रभावित और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए ट्वीट किया, नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली अधिकांश पार्टियों में क्या समानता है? उत्तर सरल है, ये वंशवाद द्वारा संचालित राजनीतिक दल हैं, जिनके राजशाही तरीके हमारे संविधान में गणतंत्रवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हैं। वहीं कांग्रेस के बॉयकॉट पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये संसद के सत्र का उद्घाटन नहीं है, बल्कि संसद के नए भवन का शुभारंभ है। ये संसद के सत्र का उद्घाटन नहीं है, ये नई संसद का उद्घाटन है। इस बात को समझिए आप। जो राजनाथ जी ने ट्वीट किया है कि संसद के सत्र के उद्घाटन की एक गरिमा होती है, राष्ट्रपति आते हैं, आपको मालूम है, बजट सेशन हो, बाकी सेशन हो। ये नए संसद भवन का उद्घाटन। अमित शाह जी ने कल विस्तार से बताया है कि सोनिया गांधी ने कितने विधानसभा का उद्घाटन किया। वो तो कुछ नहीं थी, खाली एमपी थी। क्या छत्तीसगढ़, क्या मणिपुर शिलान्यास किया। बिहार में जो हमारा बना है सेंट्रल हॉल, उसका उद्घाटन नीतीश बाबू ने किया। और छत्तीसगढ़ की भी तो राज्यपाल एक ट्राइबल है, उनको तो नहीं बुलाया गया। कृपया करके राष्ट्रपति जी को इस डिबेट में, विवाद में न लाया जाए। बहुत गरिमा में आचरण है आदरणीय द्रौपदी जी का, हमको उसका सम्मान करना चाहिए। उधर बीजू जनता दल ने कहा कि विपक्षी एकता के नाम पर इस मुद्दे को लाना ठीक नहीं है। संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करना और विपक्षी एकता के नाम पर अन्य विपक्षी नेताओं से आयोजन के बहिष्कार की उम्मीद करना कतई सही नहीं है। पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा डेमोक्रेसी का सिंबल है, और उस डेमोक्रेसी का सिंबल जो है वो उसका फंक्शनिंग ऑपरेशन में होता है, और वो बहुत फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, थ्राइविंग डेमोक्रेसी है भारतवर्ष। ये जो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, नया बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, उसको इसके साथ जोड़ना मुझे लगता है कि ठीक नहीं, और उसमें पॉलिटिक्स को लाना, ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे लाना इस मुद्दे को लेकर, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, और इसलिए बीजेडी ये जो फंक्शन है उसमें को अटेंड करेगी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष की राजनीति के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि सरकार के पास उद्घाटन का हक है। मायावती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार को अनुचित बता चुकी हैं। वहीं जनता दल सेक्युलर ने भी समारोह में जाने का फैसला किया है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस की गुलाम नहीं है। These are politically, they wanted to raise some issues. For that they are misusing this. Even future also, I think they will not going to attend the parliament. Today, okay, they are boycotting. Then future what they will do? The same parliament they have to attend. All these things only to divert the people attention and to get some vote from some certain section of the society. कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री पहली बार संसद की इमारत का उद्घाटन कर रहा हो। इससे पहले अतीत में प्रधानमंत्री शुभारंभ कर चुके हैं। 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसदीय एनेक्सी का उद्घाटन किया था। उस समय डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। 15 अगस्त 1987 को राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की नींव रखी। उस समय ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। इस समारोह में भी राष्ट्रपति को आमंत्रण नहीं दिया गया था। बहरहाल आजाद भारत में बनने वाले लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत पर जहां पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ विरोध के नाम पर राजनीति को गलत दिशा देने की परंपरा डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कांग्रेस के नेतृत्व में करीब 20 पार्टियां लोकार्पण समारोह में शामिल नहीं होंगी, लेकिन 25 पार्टियां, जिनमें विपक्ष की भी कई पार्टियां हैं, वो नई संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होगी। इस बीच पहले संसद भवन यानी कि नई संसद भवन पर हुए सियासत, और अब सेंगुल पर हो रहा है संग्राम। ये सेंगुल पर जो संग्राम हो रहा है, जिसको कांग्रेस पूरी तरह से नकार रही है, ये अपने आप में ही बड़ा अजीब सा घटनाक्रम है, क्योंकि जिस सेंगुल को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता जो है भारत के हाथ में ली थी,
आज कांग्रेस उस सेंगोल का अस्तित्व मानने से ही इनकार कर रही है। लेकिन क्या है यह पूरा मामला, इसको आइए समझते हैं, क्योंकि ये सेंगोल का पूरा मामला जो है आपको मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं। इसको जरा बिंदुवार समझिए, क्या है सेंगोल और इसका इतिहास क्या है, आज ये जानना जरूरी है। दरअसल 28 मई को, पूरी चर्चा तब शुरू होती है जब 28 मई को संसद के लोकार्पण के साथ ही यह खबर आती है कि संसद भवन में स्थापित किया जाएगा सेंगोल को, और यह खबर आती, इस पर जो है चर्चा शुरू हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास ये जो पवित्र सेंगोल है, इसको लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास ही स्थापित किया जाएगा। कैसे होगा ये दरअसल 5 फीट लंबे चांदी से बना है और इस सेंगोल पर सोने की परत जो है वो चढ़ी हुई है और इसके ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान है। भगवान शिव के जो नंदी हैं वो इसके ऊपरी हिस्से पर विराजमान है। संसद में सेंगोल को स्थापित करने से पहले एक बार फिर इसको पवित्र जल से शुद्ध किया जाएगा। ये एक परंपरा के तहत जो है इसको पवित्र जल से शुद्ध किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार से संसद उस वक्त गूंजेगी और फिर संसद में शंख ध्वनि के साथ सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। लोकसभा जो स्पीकर हैं उनके आसन के पास ही जो है। अब इसको और जरा विस्तार से समझते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत की आजादी के समय अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण के समय प्रतीक स्वरूप, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या हो, इस प्रतीक स्वरूप पंडित नेहरू को सेंगोल को सौंपा गया था। यह पूरी जो है एक परंपरा हुई थी। 14 अगस्त की रात अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपकर सत्ता का हस्तांतरण किया था, क्योंकि भारत आजाद हुआ और सत्ता जो है भारतीयों के हाथ में आई। चोल साम्राज्य से प्रेरित होकर यह विचार, जो सेंगोल सौंपने का विचार है, यह दरअसल चोल साम्राज्य से प्रेरित होकर सी राजगोपालाचारी ने इस विचार को बताया था। जब पंडित नेहरू ने पूछा क्या हो प्रतीक, तब जो है सी राजगोपालाचारी ने इसको यह आइडिया दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो सहयोगी हैं सी राजगोपालाचारी, उनकी सलाह पर तमिलनाडु से इस सेंगोल को मंगाया गया था। तमिलनाडु से इस सेंगोल को मंगवाया था सी राजगोपालाचारी की सलाह पर। हालांकि बाद में इसको जो है आजादी के बाद जो है इस सेंगोल को चलने की छड़ी बताते हुए आनंद भवन के स्मारक में रख दिया गया। बताइए, सेंगोल, पवित्र सेंगोल को चलने की छड़ी बताकर आनंद भवन के स्मारक में रख दिया। 1975 में शंकराचार्य ने भी अपनी पुस्तक में इस सेंगोल का उल्लेख किया था। आज जो कांग्रेस कह रही है ना कि इसका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है, बाकायदा इसका उल्लेख जो है किया था। और ये आपको बता दूं, दरअसल ये जो सेंगोल है, ये जो राजा है, पहले राजा, अब आज इसको शासक के रूप में देखिए, शासक द्वारा धर्म के पालन, न्याय और दंड का प्रतीक है सेंगोल। क्या? ये धर्म के पालन, न्याय और दंड, न्याय भी, दंड भी और धर्म का पालन भी, ये राजा का राजधर्म है, उसी का प्रतीक है सेंगोल। तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक जो है वो माना जाता है सेंगोल को। ये सेंगोल को इस तरह से जाना जाता है। महाभारत के शांति पर्व के धर्मानुशासन अध्याय में भी राजदंड का उल्लेख है। यानी चोल साम्राज्य में जिसको सेंगोल, दक्षिण भारत में सेंगोल, वैसे ही राजदंड भी माना गया। तो महाभारत में भी इसका जिक्र है राजदंड का। चोल राजवंश की परंपरा के अनुसार सत्ता हस्तांतरण का जो प्रतीक है वो माना गया सेंगोल को, कि सत्ता हस्तांतरण होगी, उसका प्रतीक है सेंगोल। ये चोल राजवंश की जो है परंपरा रही है। चोल वंश के शासक भगवान शिव के उपासक थे, आप ये जानते हैं, इसलिए जो है नंदी जो है ऊपर विराजमान है, इस बात को समझिएगा, क्योंकि चोल वंश के शासक भगवान शिव के उपासक थे। चोल वंश शैव संप्रदाय का हिस्सा था, पर चोल वंश के शासकों के साम्राज्य में वैष्णव, बौद्ध और जैन संप्रदाय भी फले फूले। इसको माना जाता था कि ये सभी के विकास की बात करने वाला ये साम्राज्य था। सेंगोल शब्द संस्कृत के शंकु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शंख। मोटे तौर पर यह शब्द जो है संस्कृत के शब्द शंकु से बना है, जिसका अर्थ है शंख। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में, अगर दक्षिण भारतीय भाषाओं में बात करूं तो सेंगोल दरअसल तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न होना। संपदा से संपन्न होना इसके भाव है, इसका मतलब है सेंगोल। तो ये इसका मूल जो है इसका अर्थ है। पवित्र राजदंड यानी सेंगोल को मुख्य पुजारी के हाथों नए राजा को, जब सत्ता हस्तांतरण होता है, जो मुख्य पुजारी होते हैं उनके हाथों में ये जो है सेंगोल नए राजा को सौंपा जाता है। तो ये परंपरा रही है।
तो इस तरह से जो है ये जो सेंगोल है इसके पीछे ये पूरा जो इतिहास है मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्या परंपरा है, क्या इसकी अहमियत है, लेकिन कांग्रेस आज इसका भी विरोध कर रही है। बहरहाल वक्त न्यूज नाइट में एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। टीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, और केंद्र सरकार के 9 साल, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आज कांग्रेस ने 9 सवाल उठाए और इस सरकार को एक तरह से कहा कि यह सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य कई मुद्दों पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के इन सवालों के और कांग्रेस के इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, जबकि भाजपा शासन के दौरान यह दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में है। रविशंकर प्रसाद ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान 2G, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल और बोफोर्स सहित कई बड़े बड़े घोटाले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस द्वारा पूछे गए 9 सवालों पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। इन सवालों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवालों को झूठ का पुलिंदा बताया और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज विकास के हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये सब कांग्रेस को नहीं दिखता तो कोई क्या कर सकता है? आज देश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत में 36 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया गया, 36 लाख करोड़। 14 में सिर्फ 19 लाख करोड़ था। तो आप देखते हैं करीब करीब दुगना एक्सपोर्ट हुआ है। भारत का एनुअल इन्फ्लेशन अप्रैल 23 में 4.7% है, 4.7%, और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नीचे आकर -0.92% हो गया है। यूक्रेन की समस्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसलोकेटेड है, तो दुनिया भी उससे परेशान है। लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी कैसे मैनेज की? दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद देश ने गरीबों, किसानों और वंचितों को उभरते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन गरीब किसानों को मोहरा बना रखा था वे आज 6,000 रुपए पा रहे हैं। जिस गरीब किसान को कांग्रेस ने मोहरा बनाकर वर्षों वर्ष अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, अब ऐसे 11 करोड़ से भी ज्यादा किसान सालाना मोदी सरकार में 6,000 रुपए अपने बैंक के खाते में पाते हैं। जो कांग्रेस दुहाई देती थी किसानों की, वो इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पाई कि मोदी सरकार में 30 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड अब तक
देश के किसानों को उपलब्ध कराए गए। कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पंचतत्व के सभी 5 तत्वों के भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि जिसके शासनकाल में 2G, कॉमनवेल्थ, बोफोर्स, कोयला और आदर्श जैसे बड़े घोटाले हुए हों, उन्हें कोई हक नहीं है कि वे भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाएं। कांग्रेस पार्टी करप्शन पर सवाल पूछ रही है। कमाल है साहब। जहां फोन बैंकिंग ऑर्डर में था, इसको दो उसको नहीं दो, और जहां पर क्या 2G, क्या कॉमनवेल्थ, क्या आदर्श घोटाला, क्या बोफोर्स, क्या वो एस बैंड अंतरिक्ष घोटाला, क्या सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मैं इसकी बात करूं क्या? कांग्रेस पार्टी पंच तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि पंच तत्वों का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने इसको करके दिखा दिया। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही चीन के हाथों भारत को अपनी जमीन गंवानी पड़ी थी। आज गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है जिसने 300 चाइनीज ऐप को बंद किया। इसी तरह उड़ी और बालाकोट में भारतीय सेना ने घर में घुसकर मारा। कांग्रेस के मित्रों, चाइना की जमीन जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। रविशंकर प्रसाद ने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की ग्रेडिंग 4C है। ग्रेडिंग के कई स्तर हैं। कांग्रेस ने अपने लिए ग्रेडिंग के 4 स्तरों का चयन किया है और वो है कट, कमीशन, करप्शन और कांग्रेस। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक क्या है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। तो डीडी न्यूज पर आप न्यूज नाइट देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नवनिर्मित आवास पर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भाजपा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी आईएएस राजशेखर के कार्यालय से संवेदनशील फाइलें चुराई जा रही हैं। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री आवास घोटाले की जांच प्रभावित करना और इस मामले का सच छुपाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास मरम्मत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर खर्च संबंधी मामले की जांच कर रहे अधिकारी की फाइलें गायब होने को लेकर भाजपा ने नया वीडियो जारी किया है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली प्रवक्ता हरीश खुराना ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते हुए एक सीसीटीवी फुटेज जारी की। वार्ता में दिल्ली भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा देना चाहिए और हम लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। भाजपा के सभी विधायक और सांसद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में शिकायत करेंगे और केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे। अगर फिर भी एफआईआर नहीं होती, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से घटना घटी है उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए सेक्रेटेरिएट में 3 लोग घुसते हैं
और सरकारी फाइल्स की चोरी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के एक विजिलेंस अधिकारी वाई राजशेखर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए अलग अलग मामलों में 180 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहे थे। इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि रात के 2 बजे एक अधिकारी के दफ्तर में घुसकर फाइलों की हेराफेरी की गई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखी जा सकती है। इससे साफ जाहिर है कि इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री शामिल हैं। इसलिए भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करती है। इन सभी घोटालों में दिल्ली सरकार के मंत्री नहीं बल्कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। तो मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दें। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ये वीडियो सभी को चौंका देने वाला है। ये एक तरह से डकैती है, लूटपाट है। ये घटना 16 मई की है। 11 मई को इनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसी दिन से तानाशाही रवैया अपनाया। हम सवाल उठाना चाहते हैं कि जो लोग भी ऐसे डकैतों का समर्थन करने के लिए आएंगे, क्या ये वाजिब है इस देश में? क्या ममता दीदी इसका समर्थन करेंगी? क्या शरद पवार सर इसका समर्थन करेंगे? इतने लंबे समय की आपकी राजनीति क्या चोरों को सहायता करने में जाएगी? ईमानदारी और सच्चाई की दुहाई देने वाले केजरीवाल की सरकार आम आदमी की गाढ़ी कमाई से शीश महल बनाती है, और जब उनकी पोल खुलती है तो उस पर भी पर्दा डालने की असफल कोशिश की जाती है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और G20 बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की गई। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में विश्व भर में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्तियों की वसूली पर मजबूत कानून बनाने पर जोर दिया है। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में G20 के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सत्रों में इसके लिए सख्त कानून बनाने पर मंथन किया। चर्चा के दौरान प्रतिनिधियों की राय में निकलकर आया कि विश्व भर के सरकारी तंत्र सहित निजी संस्थानों में भ्रष्टाचार से संबंधित अर्जित की गई संपत्ति की वसूली के लिए सख्त कानून बनाकर तंत्र को मजबूत किया जाए। बैठक में प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने के लिए भी सभी देश आपसी समन्वय स्थापित कर मजबूत करेंगे, तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, जिससे जनता का विश्वास भी सरकारों के प्रति बढ़ेगा। We're really thankful for your warm welcome and hospitality. So I'm really feeling very honored and happy to be here. The city is amazing and we have a very beautiful view. It's a shame we cannot appreciate so much because we have a lot of work to do, but yeah, I'm really enjoying it. When I landed, I never expected the kind of reception. I mean, I'm just a mere official, but the reception made me feel like, you know, I'm one of the most important people from our country. All in all, yeah, India knows how to treat visitors. And I bet maybe you want us to come back on a personal basis to come and visit. First occasion of the meeting of the G20 Anti-Corruption Working Group. We have again been very, very well hosted by the Indian presidency, and we really appreciate. And what we also can see is that we really make progress with the program, and I think we are on an excellent track.
बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के कार्यों की सराहना की जा रही है और इसके साथ ही सरकार द्वारा पिछले 9 साल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया गया। पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने जिस तरीके के कदम करप्शन को रोकने के लिए उठाए हैं, G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक में उस बात की चर्चा भी हुई और G20 के देश इस बात से सहमत भी दिखाई दिए कि भारत ने करप्शन को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जिस तरीके से G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है एंटी करप्शन को लेकर, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में एक आम सहमति के साथ G20 के देश आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा G20 का है और अगर ये देश करप्शन के मुद्दे पर सहमत होते हैं तो वो समय दूर नहीं कि अगर देश के अंदर कोई भी व्यक्ति करप्शन करेगा और करप्शन का पैसा लेकर भागेगा विदेश में, तो उस पर तत्काल लगाम लगाई जा सकेगी। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन से पहले विभिन्न समूहों की बैठकों का दौर चल रहा है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। न्यूज नाइट आप देख रहे हैं। आप बढ़ते अगली खबरों की तरफ। 26 मई को मौजूदा केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए, यानी कि आज 26 मई को मौजूदा सरकार के 9 साल पूरे हो गए। शनिवार यानी कल 27 मई को 9 साल की उपलब्धियों पर विज्ञान भवन में एक कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की थीम पर आधारित इस राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में देश के कई नामचीन हस्तियां शिरकत करेंगी। 3 सत्रों में आयोजित इस कॉन्क्लेव में जन जन का विश्वास, 9 साल में सामाजिक क्षेत्र में हुए कार्य और युवाओं पर भी चर्चा होगी। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और कई अधिकारी मौजूद थे। सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर एक कॉन्क्लेव विज्ञान भवन में 27 मई को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इनॉग्रल और वैलिडिक्टरी सेशन के अलावा 3 सेशंस होंगे। पूरे कार्यक्रम की थीम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की रखी गई है। इसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया जाएगा और हमारे विभागीय मंत्री जी भी उसमें रहेंगे साथ में। जो हमारा पहला सेशन होगा वो पहला सेशन इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पैनल सत्र होगा वो जन जन का विश्वास थीम पर होगा। आज भारत विश्व में सबसे पॉपुलस राष्ट्र बन चुका है और हमारे देश की आधे से अधिक आबादी जो है वो अभी युवा श्रेणी की आबादी है। तो इस युवा शक्ति के संबंध में जो हमारा है वो तीसरा सत्र रहेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार चालू कृषि वर्ष में
3,305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को इसके लिए उन्होंने बधाई दी। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह रिपोर्ट। भारत सरकार देश में कृषि विकास के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों के चलते न केवल देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी सामने आए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान केंद्र सरकार की विकासोन्मुख नीतियों के जीवंत प्रतिबिंब है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों के योगदान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों व राज्यों के सहयोग से देश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। चालू कृषि वर्ष में 3,305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न का उत्पादन हो, दलहन का उत्पादन हो, तिलहन का उत्पादन हो, बागबानी की खेती हो, देश में उपलब्धता का सवाल हो, निर्यात का सवाल हो, तो हम यह मान सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अवस्था में हम खड़े हुए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 1355.42 लाख टन अनुमानित है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। देश में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 359.13 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 21.83 लाख टन अधिक है। पोषक अनाजों यानी श्री अन्न का उत्पादन 547.48 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की उत्पादन की तुलना में 36.47 लाख टन अधिक है। मूंग का उत्पादन 37.40 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 5.74 लाख टन अधिक है। 3,305 टन की करीबन उत्पादन हुआ है, तो मतलब 149 टन का अधिक बढ़त मतलब खाद्यान्न का हुआ है। तो चावल को ले गए थे 1,127 टन तक हुआ है, तो उसमें कुछ 60 टन का है। मक्का ले लें 350 टन की हुआ है, तो उधर भी 20-22 टन की बढ़त है। तो ये है कि बढ़त तो हो ही रहा है, उसमें सरकार की नीतियों की काफ़ी मतलब उसमें अनुदान या मतलब कंट्रीब्यूशन तो बहुत जरूर है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दलहन का उत्पादन 275.04 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। सोयाबीन तथा रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन क्रमशः 149.76 लाख टन एवं 124.94 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की उत्पादन की तुलना में क्रमशः 19.89 लाख टन और 5.31 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 409.96 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 4,942.28 लाख टन अनुमानित है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 548.03 लाख टन अधिक है। कपास का उत्पादन 343.47 लाख गांठें तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 94.94 लाख गांठें अनुमानित है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं से न केवल देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी मजबूती मिल रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुख्य फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 में खाद्यान्न का उत्पादन 3,305.34 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो बीते साल की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है।
निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों और देश के किसानों के साथ साथ वैज्ञानिकों के शोध और अनुसंधान की वजह से न केवल देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दुनिया भर की खबरें और खेल की खबरें। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। न्यूज नाइट आप देख रहे हैं। आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में आज के दिन के मुकाबलों पर नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को तैराकी में बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अनीश गौड़ा ने इन खेलों का पहला पदक हासिल किया। अनीश ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। पुरुष वर्ग में ही जैन यूनिवर्सिटी के शिवा श्रीधर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। शिवा श्रीधर ने 200 मीटर मेडली में स्वर्ण अपने नाम किया। उन्होंने 2 मिनट 8.68 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। तैराकी में महिलाओं की 4 गुना 200 मीटर फ्री स्टाइल में जैन यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। जैन यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने शुरू से ही बढ़त बनाते हुए आसानी से पहला स्थान हासिल किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शुक्रवार को कबड्डी के सेमीफाइनल मैच खेले गए। पुरुष वर्ग के पहले सेमीफाइनल में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई को मात दी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी सांबो ने वेल्स यूनिवर्सिटी तमिलनाडु को 57-39 से हराया। महिला वर्ग के पहले सेमीफाइनल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान को 50-27 से हराया। वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला ने चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी को 31-22 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश की कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के साथ ही फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की रिपोर्ट का अनावरण किया। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से याचिकाएं दाखिल हैं। गांधी परिवार, आम आदमी पार्टी, कई ट्रस्ट और अन्य लोगों के टैक्स असेसमेंट क्षेत्र को IT सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वो केस की मेरिट पर नहीं जा रहा, लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के असेसमेंट सर्किल को बदलने के आदेश में नियमों की कोई अनदेखी नहीं हुई है। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी 29 से 31 मई तक भारत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 6 दशक के बाद कंबोडिया के राजा का यह पहला भारत दौरा होगा। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकातें करेंगे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने सीबीआई और ईडी की जांच पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए 25 लाख के जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने
जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया से बात नहीं करेंगे। हरियाणा में हुए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले की जांच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। 2011 में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में ये घोटाला हुआ था। हाईकोर्ट ने जांच के लिए 2 माह का समय दिया है। आयकर विभाग ने तमिलनाडु में 40 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और डीएमके पार्टी से मंत्री सेंथिल बालाजी सहित कई चर्चित लोगों के यहां सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म के निर्देशक सनोज ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि जिस दिन फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया उसके बाद बंगाल पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल भेजने के बाद उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ हिंदी न्यूज नाइट पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में देखिए 2 टूक। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।